हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल सीटेट का पंच में। तो दोस्तों, आज की क्लास जो होने वाली है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं मनोविज्ञान पर होने वाली है। आज इस क्लास का, बाल विकास की क्लास का पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं हम दोस्तों। और यकीन मानिए दोस्तों, ये जो मेरा जो 5 से 6 वर्ष का एक्सपीरियंस है सीटेट और यूपी टेट जैसी एग्ज़ाम को लेकर, तो उसी के बेस पर मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं अपने मार्गदर्शक शिक्षकों को, अपने शिक्षकों के मार्गदर्शन में। और दोस्तों, अगर ये जो नोट्स मेरे हैं, अगर आप इतना भी कर ले तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके जो सीडीपी और जो अलग जो पेडागोजी है अब अलग सब्जेक्ट की, उसमें आपकी काफ़ी हेल्प होने वाली है। तो दोस्तों यकीन मानिए 30/30 आप इजीली बहुत ही आराम से ला सकते हैं। ठीक है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र दोनों पेपर की बात करें तो दोस्तों, तो आज का चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं दोस्तों, मनोविज्ञान का इतिहास क्या है। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि दोस्तों पहला पॉइंट है, मनोविज्ञान को शुरुआत में प्राचीन यूनान में दर्शन शास्त्र का अंश माना गया है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या है याद रखना है कि मनोविज्ञान को क्या है प्राचीन यूनान में दर्शन शास्त्र का अंश माना गया है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 2 की। मनोविज्ञान का अंग्रेजी शब्द साइकोलॉजी लैटिन भाषा के 2 शब्दों साइकी प्लस लोगोस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है आत्मा या मन का अध्ययन। तो दोस्तों जैसे साइकी का अर्थ हो गया आत्मा या मन और लोगोस का अर्थ हो गया अध्ययन, तो साइकी प्लस लोगोस आत्मा या मन का अध्ययन। ठीक है दोस्तों, तो साइकोलॉजी का अर्थ हो गया आत्मा या मन का अध्ययन। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। बात कर लेते पॉइंट नंबर 3 की। पहली बार साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग इटली के दार्शनिक रोडोल्फ गोल्काई ने 1540 ईस्वी में किया था। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है कि साइकोलॉजी शब्द का पहला प्रयोग 1540 ईस्वी में किसने किया था? दार्शनिक रोडोल्फ गोल्काई ने। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मनोविज्ञान के इतिहास में तो और अलग पॉइंट की। ठीक है दोस्तों, अगर देखा जाए तो मनोविज्ञान गणित या दर्शन शास्त्र विषयों की अपेक्षा एक नया विषय है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हम बात करें मनोविज्ञान क्या है, गणित या दर्शन शास्त्र विषयों की अपेक्षा एक नया विषय है। ठीक है दोस्तों, ज़्यादातर विद्वान यही मानते हैं कि मनोविज्ञान अभी अपनी शैशवावस्था में है। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादातर विद्वान जो है मनोविज्ञान को अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था या शैशवावस्था में ही मानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, पॉइंट नंबर 3 की। इसीलिए जर्मन मनोवैज्ञानिक हर्मन एबिंगहॉस ने कहा है कि मनोविज्ञान का इतिहास बहुत छोटा है जबकि इसका अतीत बहुत बड़ा है। ठीक है दोस्तों, तो जो मनोवैज्ञानिक है जर्मन हर्मन एबिंगहॉस, उन्होंने क्या कहा है, मनोविज्ञान का इतिहास बहुत छोटा है जबकि इसका अतीत बहुत बड़ा है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं 4 नंबर। फिर भी हम मनोविज्ञान के इतिहास को जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, पॉइंट नंबर 5 की बात कर लेते हैं। विद्वानों ने मनोविज्ञान के इतिहास को 4 भागों में बांटा है। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं पहले की, पॉइंट नंबर 1। जो पहला है, जो विद्वानों ने मनोविज्ञान के इतिहास को 4 भागों में बांटा है, उसका पहला भाग है आत्मा या मन का विज्ञान। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश में बात करें तो साइंस ऑफ सोल। ठीक है दोस्तों, तो प्राचीन यूनान में मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का विषय था। यूनान में क्या था? आदर्शवाद चरम पर था। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं पॉइंट नंबर 2, आदर्शवाद में शिक्षा का सर्वोच्च लक्ष्य क्या था दोस्तों? मोक्ष था। मतलब आदर्शवाद में जो शिक्षा का सर्वोच्च लक्ष्य रखा गया था वो मोक्ष था, मोक्ष की प्राप्ति था दोस्तों। ठीक है, ईश्वर की प्राप्ति थी जिसके लिए आत्मा की शुद्धता जरूरी थी, तथा इसीलिए मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान बना। क्योंकि आदर्शवाद में क्या था, लक्ष्य जो था सर्वोच्च लक्ष्य वो मोक्ष था, इसीलिए मनोविज्ञान क्या है, आत्मा का विज्ञान बना। अपनी आत्मा को इसकी मतलब जो शारीरिक भी हैं क्रियाएं उनसे वंचित कर केवल और केवल मोक्ष को प्राप्त करना था। जो जितने भी समाज में दुनिया भर की चीज़ें उन सबको त्याग कर, मोह माया को त्याग कर क्या है, केवल और केवल जो लक्ष्य था वो मोक्ष था। ठीक है, तो उसका तो इसीलिए मनोविज्ञान क्या है, आत्मा का विषय बना। ठीक है,
अरस्तु, प्लेटो और सुकरात। दोस्तों जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, अरस्तु, प्लेटो और सुकरात आदि को इस विचारधारा का प्रमुख समर्थक माना गया है। ठीक है दोस्तों, यह विचारधारा 16वीं शताब्दी तक चली। अब बात कर लेते हैं जो सेकंड नंबर का भाग है, मन का विज्ञान, साइंस ऑफ माइंड। ठीक है दोस्तों, पहला इसमें जो पॉइंट है, 16वीं शताब्दी के अंत तक मनोविज्ञान ने फिर अपना चेहरा बदला और यह मन का विज्ञान बन गया। तो 16वीं शताब्दी के अंत तक क्या है दोस्तों, मनोविज्ञान ने फिर अपना चेहरा बदल लिया और यह मन का विज्ञान बन गया। पहले क्या था, ये आत्मा का विज्ञान था, जैसे कि आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। अब ये 16वीं शताब्दी के अंत तक क्या है, मन का विज्ञान बन गया। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते पॉइंट नंबर 2 की। इटली के जो मनोवैज्ञानिक हैं, पंपोनोजी ने पहली बार मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा। तो दोस्तों ये आप लोगों को याद रखना है, कौन से वैज्ञानिक थे, पंपोनोजी वैज्ञानिक थे इटली के। उन्होंने क्या है, मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा, क्योंकि उनका मानना था कि आत्मा शब्द को मनोवैज्ञानिक ढंग से परिभाषित करना एक मुश्किल काम था। ठीक है दोस्तों, कि आत्मा शब्द को मनोवैज्ञानिक ढंग से व्यक्त करना या परिभाषित करना क्या था, एक मुश्किल काम था। इसीलिए इन्होंने क्या है, उन्होंने विज्ञान को आत्मा शब्द की जगह मन का विज्ञान कहा। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 3 की। यह विचारधारा दोस्तों 16वीं शताब्दी के अंत से 19वीं शताब्दी के अंत तक चली तथा रूसो, लॉक, हॉब्स तथा इमैनुअल कांट इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक थे। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर चेतना का विकास भाग 3 की। ठीक है, चेतना का विकास, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो 19वीं शताब्दी के अंत तक एक बार फिर से मनोविज्ञान का रूप बदला और यह मन से चेतना का विज्ञान बन गया। ठीक है दोस्तों, तो 19वीं के शताब्दी के अंत में एक बार फिर मनोविज्ञान ने अपना रूप बदला और यह मन से चेतना का विज्ञान बन गया। पॉइंट नंबर 2 की बात कर लेते हैं। 1879 में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित करने वाले जर्मनी के विलियम वुंट ने मन को स्पष्ट कहते हुए अपनी प्रयोगशाला में चेतना के अध्ययन पर जोर दिया। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं। तो जर्मनी के जो वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक विलियम वुंट ने मन को स्पष्ट कह दिया और उन्होंने क्या है, चेतना के अध्ययन पर जोर दिया। तो दोस्तों ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से आप लोगों को याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो वो 1879 में जो पहली प्रयोगशाला स्थापित की जर्मनी के विलियम वुंट ने, और मन को स्पष्ट कह दिया उन्होंने और चेतना के अध्ययन पर जोर दे दिया उन्होंने। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। वुंट मानते थे कि मानव के हर अनुभव का आधार उसकी चेतना है, इसीलिए मनोविज्ञान में चेतना पर जोर दिया जाए। तो इन्होंने मन के विज्ञान को नकार दिया और इन्होंने चेतना के अध्ययन पर जोर देने की बात की है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। तो वुंट के अलावा मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स, दोस्तों जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, जेम्स ने भी चेतना के कार्यों पर फोकस किया तथा उन्होंने भी मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा। ठीक है, विलियम वुंट के अलावा और जो मनोवैज्ञानिक है विलियम जेम्स ने भी चेतना के कार्यों पर फोकस किया और चेतना को ही उन्होंने क्या है, मनोविज्ञान का नाम दिया। ठीक है, चेतना को ही माना उन्होंने मनोविज्ञान। ठीक है दोस्तों, तो पॉइंट नंबर 5 की बात कर लेते हैं। यह विचारधारा दोस्तों 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक चली। ठीक है दोस्तों, यह विचारधारा कब तक चली, 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक चली। अब बात कर लेते हैं भाग नंबर 4 के, व्यवहार का सिद्धांत, साइंस ऑफ बिहेवियर। तो पॉइंट नंबर 1 की बात कर लेते हैं। 1913 में अमेरिका के हॉपकिंस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जेबी वाटसन ने व्यवहार की नींव रखी। तो दोस्तों ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यवहार की नींव किसने रखी थी, व्यवहारवाद की नींव किसने रखी थी दोस्तों, हॉपकिंस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जेबी वाटसन ने। तो ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो आप लोगों को इसे ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, पॉइंट नंबर 2 की बात कर लेते हैं। वाटसन ने कहा कि जब चेतना दिखाई ही नहीं देती तो चेतने के अध्ययन का क्या मतलब है, इसीलिए उन्होंने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानने से इनकार कर दिया। तो दोस्तों वाटसन जो थे मनोवैज्ञानिक, उन्होंने क्या है, चेतना को
जब इन्होंने कहा चेतना दिखाई नहीं देती तो चेतना के को मनोविज्ञान मानने का क्या मतलब है, तो इन्होंने क्या है, इसे मानने से इनकार कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 3 की। वाटसन मानते थे कि मानव का बाहरी व्यवहार देखा जा सकता है या अवलोकित किया जा सकता है, इसलिए मनोविज्ञान में बाहरी व्यवहार का अध्ययन किया जाना है। तो इन्होंने क्या है दोस्तों, बाहरी व्यवहार का अध्ययन पर जोर दिया। ठीक है दोस्तों, वाटसन ने क्या है, बाहरी व्यवहार के अध्ययन पर जोर दिया। दोस्तों आप इसे इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, वाटसन और बाहरी व्यवहार। ठीक है, बै और बै का, ठीक है, रिलेशन दोस्तों। तो वाटसन ने क्या है, बाहरी व्यवहार का अध्ययन पर जोर दिया। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। वाटसन के प्रभाव के कारण ही मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान बना तथा स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक आदि को इस विचारधारा का प्रमुख समर्थक मानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वाटसन के प्रभाव के कारण ही मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का विज्ञान बना, और स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक आदि ने इस विचारधारा को माना। ठीक है दोस्तों, तो आज भी मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। और आज भी बात करें तो दोस्तों विज्ञान क्या है, मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते, तो दोस्तों मनोविज्ञान की कुछ परिभाषाएं हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो वाटसन ने क्या है, मनोविज्ञान व्यवहार का विशुद्ध विज्ञान है। जैसा कि हमने बात करी दोस्तों, व्यवहार की बात कौन करते हैं, वाटसन करते हैं। तो दोस्तों आप लोग इसे इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वाटसन के अनुसार क्या है, मनोविज्ञान व्यवहार का विशुद्ध विज्ञान है। दूसरी परिभाषा है वुडवर्थ की दोस्तों, मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है। ठीक है दोस्तों, वुडवर्थ ने भी व्यवहार की बात की है। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, वुडवर्थ और वाटसन ने व्यवहारों के विज्ञान की बात की है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैकडूगल के अनुसार दोस्तों तीसरी परिभाषा की बात कर लेते हैं, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं चौथी परिभाषा की, क्रो एंड क्रो के अनुसार मनोविज्ञान मानव संबंधों एवं मानव व्यवहार का अध्ययन है। बात कर लेते हैं पांचवी परिभाषा की, मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। ठीक है, ये स्किनर की परिभाषा बहुत दोस्तों इंपॉर्टेंट होने वाली है। स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। तो स्किनर में जैसे हमने पीछे पढ़ा दोस्तों, स्किनर में क्या व्यवहार के अध्ययन को मनोविज्ञान माना है। ठीक है दोस्तों, अब इंपॉर्टेंट पे बात कर लेते हैं दोस्तों, मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार के वैज्ञानिक खोज से है, ये मन के अनुसार है दोस्तों। ठीक है, आठवीं बात कर लेते हैं, मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार है, गैरिसन एवं अन्य की है। ठीक है दोस्तों, नवी परिभाषा है, मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो जीवित व्यक्तियों की उनके वातावरण के प्रति होने वाली अनेक क्रियाओं का अध्ययन करता है। ये है दोस्तों परिभाषा गार्डनर मफी की। ठीक है, अब ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए। दोस्तों परिभाषा जो इंपॉर्टेंट मैंने आप लोगों को बताई, आप उनको भी ध्यान रख लेते हैं तो मोर देन इनफ है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं परिभाषा नंबर 10 की। तो वुडवर्थ के अनुसार दोस्तों, मनोविज्ञान ने पहले अपनी आत्मा त्यागी, फिर अपने मन का त्याग किया और अंत में चेतना को त्याग कर आजकल व्यवहार का विज्ञान बन गया। तो ये कथन दोस्तों पूछ लेता है एग्जाम में, तो आप लोगों को ध्यान रखना, ये कथन किसका है दोस्तों, वुडवर्थ का है, कि मनोविज्ञान ने पहले अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया और अंत में चेतना का त्याग कर वह व्यवहार का विज्ञान बन गया है। ठीक है दोस्तों, पहला आत्मा त्यागी, फिर मन त्यागा, अंत में चेतना को त्याग कर व्यवहार का विज्ञान बन गया है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास। देखा जाए तो शिक्षा मनोविज्ञान से नया विषय है। ठीक है दोस्तों, मनोविज्ञान की तरह शिक्षा मनोविज्ञान की भी जड़ें प्राचीन यूनान तक जाती हैं। जैसा कि हम पीछे बात कर चुके हैं दोस्तों, मनोविज्ञान की जड़ें क्या यूनान तक जाती हैं, उसी तरीके से शिक्षा मनोविज्ञान की जड़ें भी प्राचीन यूनान तक जाती हैं, क्योंकि प्लेटो और अरस्तु ने शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी कार्य किया। ठीक है दोस्तों, कि प्लेटो और अरस्तु ने क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी कार्य किया था। पॉइंट नंबर 3 की बात कर लेते हैं, आधुनिक युग में ज़्यादातर मनोवैज्ञानिक रूसो को पहला मनोवैज्ञानिक मानते हैं। ठीक है दोस्तों, इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना कि आधुनिक युग में क्या है, ज़्यादातर मनोवैज्ञानिक रूसो को पहला मनोवैज्ञानिक मानते हैं, जिसने प्रकृतिवाद के आधार पर शिक्षा को पहली बार बाल केंद्रित मानते हुए बालक को शिक्षा का केंद्र माना।
ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आधुनिक जो समय चल रहा है उसमें ज़्यादातर मनोवैज्ञानिक ने क्या है, रूसो को अपना मनोवैज्ञानिक मानते हैं। और प्रकृतिवाद के आधार पर शिक्षा को पहली बार बाल केंद्रित मतलब बालक को शिक्षा में केंद्रित मानते हुए रूसो ने कार्य किया। ठीक है, और शिक्षा का केंद्र माना बालक को। ठीक है, बालक को मतलब शिक्षा का केंद्र मानते हुए मनोवैज्ञानिक रूसो ने कार्य किया। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 4 की बात कर लेते हैं। रूसो ने कहा बालक खुद एक पुस्तक है जिसे शिक्षक आजीवन अध्ययन कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो रूसो ने क्या कहा, बालक खुद एक पुस्तक है जिसे शिक्षक आजीवन अध्ययन कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 5 की बात कर लेते हैं। आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान के विकास में पेस्टोलॉजी का योगदान भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाएगा। जिन्होंने पहली बार अपने 3.5 वर्षीय पुत्र की अवस्था का एवं शिक्षा का मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया, इसीलिए पेस्टोलॉजी को मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। तो मनोविज्ञान का जनक माना जाता है पेस्टोलॉजी क्योंकि उन्होंने क्या किया, अपने 3.5 वर्ष की अवस्था की पुत्र पर अपने शिक्षा का मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया। ठीक है दोस्तों, इसीलिए पेस्टोलॉजी को भी मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। पॉइंट नंबर 6 पर आ जाते हैं दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान के विकास में फ्रॉवेल तथा मारिया मॉन्टेसनी के प्रयासों को भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाएगा, जिन्होंने पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में फ्रॉवेल तथा मारिया मॉन्टेसनी में क्या किया, उनके भी प्रयास दोस्तों अत्यंत महत्वपूर्ण थे। ठीक है, उन्होंने पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक शिक्षा, ठीक है दोस्तों, विद्यालय से पहले की शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा विद्यालय की जो शुरू में विद्यालय में दी जाती है कि सराहनीय कार्य किया। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 7 की बात कर लेते हैं। सन 1900 के आसपास ऑस्ट्रिया में फ्राइड के नेतृत्व में मनोविश्लेषणवाद का जन्म हुआ, जिन्होंने बालक के बारे में आम लोगों की राय को यह कहकर बदल डाला। ठीक है दोस्तों, तो फ्राइड के नेतृत्व में किसका जन्म हुआ, ये हमें ध्यान रखना है, मनोविश्लेषणवाद का। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है दोस्तों, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बालक को लेकर मनोविश्लेषणात्मक वैज्ञानिक सिगमंड फ्राइड ने क्या कहा, बालक को जो कुछ भी बनना होता है वह जन्म के 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। ठीक है दोस्तों, ये कथन किसका, सिगमंड फ्राइड का। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पॉइंट नंबर 8 की बात करने वाले हैं हम। इसके अलावा 1900 में ही अमेरिका के शिक्षा मनोविज्ञान के शिक्षकों का एक राष्ट्रीय संघ बनाया गया। ठीक है दोस्तों, 1900 में ही शिक्षा मनोविज्ञान के शिक्षकों को क्या है, एक राष्ट्रीय संघ बनाया गया। ठीक है दोस्तों, पॉइंट नंबर 9 की बात कर लेते हैं। इसीलिए कुछ मनोवैज्ञानिक 1900 से शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत मानते हैं। ठीक है दोस्तों, पॉइंट नंबर 10 की बात कर लेते हैं। लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान को अभी भी वह लोकप्रियता नहीं मिल पाई जो मिल पाई थी जिसकी इसे ज़रूरत थी दोस्तों। ठीक है, मतलब जितनी इसे लोकप्रियता मिलनी चाहिए थी 1900 तक वो इसे लोकप्रियता नहीं मिल पाई, जितनी इसको ज़रूरत थी उतनी नहीं मिली। ठीक है दोस्तों, पॉइंट नंबर 11 की बात कर लेते हैं। इसीलिए शिक्षा मनोविज्ञान के इतिहास में सबसे बड़ा योगदान थॉर्नडाइक की 92 में प्रकाशित पुस्तक एजुकेशन साइकोलॉजी को माना जाता है, जिसकी लोकप्रियता ने शिक्षा मनोविज्ञान को एक अलग विषय के रूप में स्थापित कर दिया तथा थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी बना दिया। ठीक है दोस्तों, तो शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे बना दिया, थॉर्नडाइक को। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इनकी जो 1920 में पुस्तक आई थी एजुकेशन साइकोलॉजी, तो ये दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है, एजुकेशन साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है, थॉर्नडाइक की। ठीक है दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। ये किसने कहा दोस्तों, स्टीफन ने। आप लोगों को इन्हें देख लेना है, एग्जाम के दृष्टिकोण से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग इन्हें देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या करता है। ये परिभाषा किसने दी है, क्रो ने। मनोविज्ञान के सिद्धांतों एवं परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोगी मनोविज्ञान, ये किसकी है, कार्लसनिक के है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक
परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक तत्वों का अध्ययन है। ये ट्रो की परिभाषा है दोस्तों, ठीक है। मानव व्यवहारों तथा अनुभव के निष्कर्षों को शिक्षा में प्रयोग करना ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। ये किसकी परिभाषा है? स्किनर की, ठीक है दोस्तों, ये देख लेना आप, इम्पोर्टेंट है। मानव व्यवहारों तथा अनुभवों के निष्कर्षों को शिक्षा में प्रयोग करना, ठीक है। जो मानव के व्यवहार है, जो उसके अनुभव है, उसके निष्कर्ष को शिक्षा में प्रयोग करना, ये क्या है दोस्तों? शिक्षा मनोविज्ञान है, ठीक है दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला है, ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मनोविज्ञान के संप्रदाय, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस अध्याय में मनोविज्ञान के संप्रदाय से हमारा अर्थ उन तमाम विचारधाराओं से है जिन्होंने समय समय पर मनोविज्ञान को प्रभावित किया है। आज हम ऐसी ही प्रमुख विचारधाराओं पर चर्चा करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों पहली जो विचारधारा है हमारी संरचनावाद, स्ट्रक्चर, ठीक है भैया, संरचनावाद। तो संरचनावाद में जो हमारा केंद्र बिंदु है वो है चेतना, ठीक है। इसमें चेतना पर बात की गई है। तो यह मनोविज्ञान की सबसे पुरानी विचारधारा या संप्रदाय है, ठीक है दोस्तों। संरचनावाद क्या है? मनोविज्ञान की पुरानी विचारधारा या संप्रदाय है, जिसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी दोस्तों? जर्मनी से हुई थी, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। इसके जनक जर्मन मनोवैज्ञानिक विलेम वुंट माने जाते हैं और वुंट ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना है। जैसा कि हम पीछे ही बात कर चुके हैं दोस्तों, वुंट ने क्या चेतना का विज्ञान माना है। विलेम वुंट ने मनोविज्ञान को क्या है? चेतना का विज्ञान माना है। वुंट के अनुसार चेतना हमारे हर अनुभव का आधार है तथा चेतना की एक संरचना है जिसके 3 अंग है। तो वुंट ने क्या माना दोस्तों? चेतना हमारे हर अनुभव का आधार है, चेतना के द्वारा हम हर अनुभव कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तथा चेतना की एक संरचना है जिसके 3 अंग है। संवेदना हो गई, ठीक है दोस्तों, भाव हो गए और प्रतिमा हो गई, ठीक है दोस्तों, ये 3 अंग हो गए। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। तो वुंट ने 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में पहली प्रयोगशाला स्थापित की और चेतना का अध्ययन किया। तो ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो वुंट ने क्या दोस्तों? जर्मनी के लिप्जिंग शहर में, ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, लिप्जिंग शहर में पहली प्रयोगशाला खोली और चेतना का अध्ययन किया, ठीक है दोस्तों। तो पहली प्रयोगशाला वुंट ने कहाँ खोली? जर्मनी के लिप्जिंग शहर में, और चेतना का अध्ययन किया, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। क्योंकि चेतना दिखाई नहीं देती, इसीलिए वुंट की इस विधि का रूप अंतर्दर्शन विधि पड़ा, ठीक है दोस्तों। तो वुंट ने क्या ऐसा अंतर्दर्शन विधि माना? क्योंकि चेतना हमें दिखाई नहीं देती, ठीक है। तो ये भी आप पॉइंट आपको ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 6 की बात कर लेते हैं। क्योंकि पहली प्रयोगशाला वुंट ने स्थापित की, इसलिए प्रयोगात्मक मनोविज्ञान एवं प्रयोगात्मक विधि के जनक भी वुंट माने जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि हमने पीछे बात किया कि 1879 में वुंट ने पहली प्रयोगशाला स्थापित की थी जर्मनी के लिप्जिंग शहर में, ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे अभी, ठीक है। तो इनको ही प्रयोगात्मक मनोविज्ञान एवं प्रयोगात्मक विधि के जनक के रूप में जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दूसरे प्रकार्यवाद की, फंक्शनलिज्म की, ठीक है। इसमें जो हमारी बात होगी दोस्तों, चेतना के कार्यों पर बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अमेरिका के विलियम जेम्स को प्रकार्यवाद का जनक माना जाता, उन्होंने वुंट के सिद्धांत को नकार दिया। अब क्या है? प्रकार्यवाद का जनक किसको माना जाता है? विलियम जेम्स को। इन्होंने क्या है? चेतना के सिद्धांत को नकार दिया, ठीक है दोस्तों। पॉइंट नंबर 2 की बात कर लेते हैं। जेम्स मानते थे कि जब चेतना दिखाई नहीं पड़ती तो चेतना के अंग बताने का कोई मतलब नहीं, ठीक है दोस्तों। इन्होंने चेतना के सिद्धांत को नकार दिया। उन्होंने बताया जब चेतना दिखाई ही नहीं पड़ती तो उसके चेतना के अंग बताने का कोई मतलब ही नहीं रह गया, ठीक है दोस्तों। पॉइंट नंबर 3 की बात कर लेते हैं। जेम्स ने कहा कि चेतना के अंगों की जगह चेतना के कार्यों पर फोकस किया, ठीक है। चेतना के अंगों की जगह चेतना के कार्यों पर फोकस किया जाना चाहिए, इसीलिए इनके संप्रदाय का नाम प्रकार्यवाद पड़ा। तो इनके संप्रदाय का नाम प्रकार्यवाद क्यों पड़ा दोस्तों? क्योंकि इन्होंने चेतना के अंगों की जगह चेतना के कार्यों पर फोकस किया, ठीक है दोस्तों। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। वुंट के बाद जेम्स ने मनोविज्ञान की दूसरी प्रयोगशाला 1890 में कैम्ब्रिज में स्थापित की, ठीक है।
तो ये भी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि दूसरी प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी? जेम्स ने 1890 में कैम्ब्रिज में। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 5 की। जेम्स की पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी को मनोविज्ञान की पहली प्राथमिक पुस्तक माना जाता है, जिसकी लोकप्रियता ने जेम्स को मनोविज्ञान का जनक बना दिया। तो द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है दोस्तों? जेम्स की। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, ये बुक पूछ लेता है द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किस मनोवैज्ञानिक की रचना है, तो आपको ध्यान रखना है किसकी रचना है? जेम्स की। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 की बात कर लेते हैं। इसके अलावा जेम्स ने आत्म संपत्ति, सेल्फ कॉन्सेप्ट तथा चेतना के धारा प्रवाह की अवधारणा भी दी है। ठीक है, जिसका अर्थ है चेतना एक साथ तीनों कालों में रहती है। ठीक है दोस्तों, तो जेम्स ने क्या बात की है कि जेम्स ने आत्म संपत्ति तथा चेतना के धारा प्रवाह की अवधारणा भी दी है, जिसका अर्थ है चेतना एक साथ तीनों कालों में रहती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इसके अलावा जेम्स ने संवेग का जेम्स लैक सिद्धांत दिया, जिसका अर्थ होता है व्यवहार पहले होता है तथा संवेग का जन्म बाद में होता है। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, जेम्स लैक का सिद्धांत किसने दिया? जेम्स ने। तो उसके अनुसार व्यवहार पहले होता है और संवेग का जन्म बाद में होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं व्यवहारवाद की, बिहेवियरिज्म। इसमें जो दोस्तों हम बाहरी व्यवहार पर बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहला पॉइंट है इसका 1913 में अमेरिका की हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में जेबी वाटसन ने व्यवहारवाद की नींव रखी। तो दोस्तों जैसे कि हम पीछे पढ़ चुके हैं, व्यवहारवाद की नींव किसने रखी? जेबी वाटसन ने। ठीक है दोस्तों, आप इजीली याद रख सकते हैं, बिफोर वाटसन बिफोर व्यवहार। ठीक है, तो वाटसन ने वुंट और जेम्स के सिद्धांत को यह कहकर नकार दिया कि जब चेतना दिखाई नहीं देती तो चेतना का अध्ययन बेकार है। ठीक है दोस्तों, तो वाटसन ने जो है चेतना के सिद्धांत को नकार दिया कि जब चेतना दिखाई नहीं देती तो उसका अध्ययन बेकार है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 3 की बात कर लेते हैं। इसलिए मनोविज्ञान में चेतना की जगह बाहरी व्यवहार का अध्ययन किया जाए। ठीक है, इन्होंने क्या कहा? चेतना की जगह जो है व्यवहार का बाहरी अध्ययन किया जाए। ठीक है, क्योंकि बाहरी व्यवहार सभी को दिखता है। तो इन्होंने क्या, वाटसन ने बाहरी व्यवहार पर फोकस किया और बाहरी व्यवहार पर बात की। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्योंकि बाहरी व्यवहार सभी को दिखता है, इसीलिए वाटसन ने अध्ययन की विधि बाह्य दर्शन विधि कहलाई। तो वाटसन की जो विधि थी, क्या विधि कहलाई? विधि बाह्य दर्शन विधि, जो बाहर से व्यवहार दिखता है उसी के ऊपर आधारित थी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है। उद्दीपक हमेशा बाहरी वातावरण में होता है। ठीक है दोस्तों, ये हमें ध्यान रखना है। उद्दीपक क्या होता है? जो भी बाहरी वातावरण या आंतरिक में जो होने वाले परिवर्तन हैं, ठीक है, जो होने वाले परिवर्तन हैं उनको ही उद्दीपक कहते हैं। ठीक है, तो हमेशा बाहरी वातावरण में होता है, उद्दीपक हमेशा बाहरी वातावरण में होता है। तो बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 6 की, जन्म के समय सभी शिशु समान होते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 7 की बात कर लेते हैं। वाटसन ने अपने सिद्धांत पर अपनी प्रसिद्ध पुस्तक बिहेवियरिज्म लिखी है। तो बिहेवियरिज्म किसने लिखी है दोस्तों? जैसा कि हम बात कर चुके हैं, ये आपको पता ही है, वाटसन। बिहेवियरिज्म की बात कौन करते हैं? वाटसन। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक छोटे बालक अल्बर्ट पर अध्ययन करके वाटसन ने यह निष्कर्ष निकाला कि शिशु में भय, स्नेह, क्रोध 3 संवेग होते हैं। तो 3 संवेग की वो कौन बात करता है दोस्तों? वाटसन बात करते हैं। भय, स्नेह, क्रोध 3 संवेग होते हैं। ये अल्बर्ट, छोटे बालक अल्बर्ट पर अध्ययन करके वाटसन मनोवैज्ञानिक ने बताया। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। वाटसन के कारण ही आज मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि वाटसन के कारण ही आज मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। तो ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। उद्देश्यवाद और हर्मिंगवाद। ठीक है दोस्तों, तो बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 1 की। तो 1904 के आसपास विलियम मैकडूगल के नेतृत्व में उद्देश्यवादी संप्रदाय की नींव पड़ी, जिसे हर्मिंगवाद भी कहा जाता है। तो उद्देश्यवादी संप्रदाय हर्मिंगवाद की बात कौन करते हैं? विलियम मैकडूगल। ठीक है दोस्तों, हमें ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। हार्मिंग शब्द यूनानी भाषा का है, जिसका अर्थ है उद्देश्य या प्रयोजन। ठीक है, तो हार्मिंग शब्द क्या है दोस्तों? यूनानी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है उद्देश्य या प्रयोजन। तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। मानव के हर व्यवहार का कोई ना कोई प्रयोजन या उद्देश्य होता है। जो
हम मानव है दोस्तों, हम कोई भी व्यवहार करते कोई ना कोई हमारा प्रयोजन होता है या कोई ना कोई उद्देश्य होता है जिसलिए हम कोई व्यवहार करते हैं दोस्तों। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 की बात कर लेते हैं। प्रत्येक व्यवहार का कारण या प्रेरक एक मूल प्रवृत्ति होती है जो कि जन्मजात होती है, अतः व्यवहार करने की प्रवृत्ति भी हमें जन्मजात होती है। ठीक है, हम जो व्यवहार करते हैं उसकी प्रवृत्ति भी दोस्तों क्या होती है, हमें जन्मजात होती है। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं 5वें नंबर की पॉइंट की। इसलिए व्यवहार का प्रेरक मूल प्रवृत्ति को मानते हुए मैकडूगल ने 14 प्रवृत्तियां बताई। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये एग्जाम में पूछा जाता है, यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट जैसे एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि 14 मूल प्रवृत्ति की बात किसने की है दोस्तों, मैकडूगल ने। तो ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के 3 पक्ष हैं, संज्ञानात्मक, ठीक है, दिमाग के तौर पर, ठीक है, संज्ञान को हम दिमाग के तौर पर ले सकते हैं दोस्तों, भावात्मक जो हमारे भाव होते हैं, ठीक है दोस्तों, क्रियात्मक जो हम क्रिया करते हैं। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं 7 पॉइंट की दोस्तों। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति के 14 प्रकारों के साथ उनके भावात्मक पक्ष के रूप में 14 संवेग भी बताए हैं। ठीक है, तो मैकडूगल ने क्या है, 14 प्रवृत्ति के साथ उनके भावात्मक पक्ष के रूप में 14 संवेग भी बताए हैं। तो व्यवहार शब्द का पहला प्रयोग, तो हम बात कर लेते हैं मैकडूगल की 14 प्रवृत्तियों की। तो जल मूल प्रवृत्ति और संवेग, जैसे भोजनावेक्षण का संबंध किससे हो गया दोस्तों, भूख। ठीक है, भोजन, अभी आप इस तरीके से देख सकते हैं, भोजन का मतलब किससे, भूख से। ठीक है, भोजनावेक्षण में क्या छुपा है, भूख का संवेग छुपा हुआ है। ठीक है, जिज्ञासा क्यूरियोसिटी में दोस्तों क्या है छुपा हुआ है, संवेग, आश्चर्य, कहीं ना कहीं आश्चर्य है। ठीक है, यूत्सा दोस्तों, सेम इसी तरीके से यूएसए में क्या होता है दोस्तों, क्रोध का जो संवेग है वो होता है। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं पलायनवाद। दोस्तों आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं हमारे इतिहास में या कहीं ना कहीं कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसके बाद लोग आज एक जगह से छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, पलायनवाद। कहीं ना कहीं उसमें क्या है, डर का संवेग होता है ताकि उनके परिवार को कोई हानि ना हो, इसी वजह से वो पलायन कर जाते हैं। ठीक है, लोग बाग, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल जाते हैं छोड़कर हमेशा के लिए, तो कहीं ना कहीं उनमें डर का संवेग छुपा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब निर्वृत्ति, मूल प्रवृत्ति निर्वृत्ति। तो निर्वृत्ति में क्या है दोस्तों, घृणा, मतलब एक दूसरे से ईर्ष्या गिरता, मतलब चिढ़ना दोस्तों। निर्वृत्ति में कौन सा संवेग छुपा है, घृणा का। ठीक है, हास में दोस्तों क्या छुपा हुआ है, उसी तरीके से अमोद। संग्रह प्रवृत्ति, संग्रह प्रवृत्ति मतलब दोस्तों, संग्रह मतलब कलेक्शन, ठीक है, इकट्ठापन। तो उसमें दोस्तों क्या छुपा हुआ है, एक तरीके से स्वामित्व, स्वामित्व मतलब स्वामी बनने का भाव। ठीक है, संवेग छुपा हुआ है। काम वासना दोस्तों, आप लोगों को पता होगा काम वासना में क्या होता है, संवेग कौन सा होता है, कामुकता होती है। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं मूल प्रवृत्ति सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी में क्या है दोस्तों, हम कृतिमान रहते हैं कुछ ना कुछ नई चीज़ बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, आत्मगौरव, तो आत्मगौरव में कौन सा भेद होता है, आत्माभिमान। ठीक है दोस्तों, पुत्र कामना में क्या होता है दोस्तों, वात्सल्य, ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, शरणागति में दोस्तों क्या होता है, जो जैसे आपको पता होगा, जैसे श्री राम ने की शरण में विभीषण जी आए तो कहीं ना कहीं श्री राम जी के या उस दौरान कौन सा भाव था, करुणा का भाव था। ठीक है दोस्तों, संवेग था। दैन्य, दैन्य मतलब हीन भावना। आप लोग देखते होंगे जो मतलब आजकल हमारी सोसाइटी में हमें ऐसे लोग भी देखने को मिल जाते हैं जिन पर हमें दैन्य मूल प्रवृत्ति होती है, तो कहीं ना कहीं उसमें क्या है दोस्तों, हीन भावना का संवेग पाया जाता है। सामूहिकता, सामूहिकता में दोस्तों कहीं ना कहीं एकांकीपन का संवेग पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब बात कर लेते हैं बुक की, एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी। तो हम दोस्तों किसकी बात कर रहे थे, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, उद्देश्यवाद की, मैकडूगल की बात कर रहे थे। तो मैकडूगल की बुक है ये, आप लोगों को ध्यान रखना है, मैकडूगल ने एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं मानवतावाद की। मानवतावाद के जनक अब्राहम मैस्लो को माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ह्यूमनिज्म की बात करें तो आप लोगों को ध्यान रखना है कौन माने जाते हैं, मानवतावाद के जनक, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। मानवतावाद के जनक अब्राहम मैस्लो माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, पॉइंट नंबर 2 की बात कर लेते हैं। यह संप्रदाय फ्राइड के मनोविश्लेषणवाद के खिलाफ आया। तो ये संप्रदाय कब आया दोस्तों, जो सिगमंड फ्राइड का उनका जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, तो उसके खिलाफ आया। ठीक है दोस्तों, फ्राइड ने अपने संप्रदाय में मनुष्य की पाशविक या राक्षसी प्रवृत्ति पर फोकस किया।
तो फ्राइड ने क्या है, मनुष्य की जो राक्षसी प्रवृत्ति थी या पार्श्विक प्रवृत्ति था उस पर फोकस किया था। ठीक है दोस्तों। इसके विरुद्ध मैस्लो ने मनुष्य को विवेकशील एवं अच्छा प्राणी माना, जो अपनी सफलता के लिए कठिन परिश्रम करता है तथा दूसरों के हित का भी ध्यान रखता है। तो मैस्लो ने क्या है, मनुष्य को विवेकशील प्राणी माना, अच्छा प्राणी माना, जो अपनी सफलता के लिए कठिन परिश्रम करता है तथा दूसरों के हित का भी ध्यान रखता है। ठीक है दोस्तों। इसके विपरीत, ठीक है दोस्तों, हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। सभी बच्चे अपनी वृद्धि एवं विकास के लिए कठोर परिश्रम करते हैं। ये कथन किसने कहा है दोस्तों? अब्राहम मैस्लो ने। ठीक है। मैस्लो के साथ अमेरिकी मनोवैज्ञानिक कार्ल रोजर्स को भी मानववाद के संस्थापकों में गिना जाता है। मैस्लो का मनोविज्ञान में सबसे बड़ा योगदान उनका अभिप्रेरणा का मानवतावादी या पदानुक्रमिक सिद्धांत है। तो मैस्लो ने क्या है दोस्तों? अभिप्रेरणा का मानवतावादी और पदानुक्रमिक सिद्धांत दिया है। तो ये एग्जाम के दृष्टिकोण से आप लोगों को ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये पूछ लेता है अभिप्रेरणा का मानवतावादी या पदानुक्रमिक सिद्धांत किसने दिया, तो आप लोगों को ध्यान रखना है ये सिद्धांत किसने दिया? अब्राहम मैस्लो ने। ठीक है। इस सिद्धांत में 5 प्रकार की मांगों का वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तो दोस्तों, इन मांगों को एक त्रिभुज के अंतर्गत दिखाया गया है, जिसे हम मैस्लो का त्रिभुज भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। इसमें पहले 3 मांगों को निम्न स्तरीय तथा सम्मान और आत्मसिद्धिकरण की मांग को उच्च स्तरीय मांग कहा गया है। तो पहली निम्न स्तरीय 3 जो मांग है उन्हें निम्न स्तरीय मांग कहा गया तथा और उच्च स्तरीय मांग कहा किसे कहेगा? आत्मसिद्धिकरण की मांग को कहा गया है। ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं नंबर 10 पॉइंट की। मैस्लो के अनुसार उसकी 5वीं मांग पर बहुत ही कम लोग, 5% लोग ही पहुंच पाते हैं, जैसे गांधी जी, मार्टिन लूथर। ठीक है दोस्तों। अभी बात करते हैं उनकी मांग है क्या। तो दोस्तों बात करते हैं। तो जो है मैस्लो का ये त्रिभुज है दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो जो इसमें जो पहली मांग है वो है जैब की मांग। इसमें क्या होता है दोस्तों? भोजन, पानी, नींद। ठीक है। जो हमारी जैविक मांग है, तो जैब की मांग के अंतर्गत क्या क्या था? भोजन, पानी और नींद। ठीक है। बात कर लेते हैं दूसरी मांग जो है वो सुरक्षा की मांग है, जिसमें शारीरिक तौर पर जो सुरक्षा चाहिए हमें और आर्थिक सुरक्षा चाहिए। ठीक है। ये सुरक्षा मांग है, दोनों शारीरिक और आर्थिक। ठीक है। और तीसरी बात कर लेते हैं सामाजिक, जिसके अंदर सामाजिक और प्रेम एवं लगाव मांग। इसमें दोस्तों परिवार, मित्र और रिश्तेदार हमको चाहिए। ठीक है दोस्तों। इसमें ये जो शुरू की ये 3 मांग हुई क्या है दोस्तों? निम्न स्तरीय मांग है। अब बात कर लेते हैं 4 नंबर मांग की, सम्मान और पहचान की मांग। ठीक है। 5 नंबर की बात कर लेते हैं आत्म सिद्धिकरण की मांग, सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्ति की मांग है। ठीक है दोस्तों। तो ये जो दोनों जो ऊपर वाली है 4th और 5th नंबर की मांग है दोस्तों, उच्च स्तरीय है, जिसमें जैसा कि हमने बात किया गांधी जी और मार्टिन लूथर, मतलब 5% लोग ही यहाँ तक पहुँच पाते हैं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आगे चलते हैं। सिद्धांत के नाम क्या है मैस्लो के? पदानुक्रमित मांग का सिद्धांत। ठीक है। मांग एवं आपूर्ति का सिद्धांत, नाभिकीय मांग का सिद्धांत, मानवतावादी सिद्धांत, आत्मसिद्धिकरण या स्वयं भारतीकरण का सिद्धांत। ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि मैस्लो के सिद्धांत को किस किस नाम से जाना जाता है। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और बुक्स भी देख लेते हैं थोड़ा सा। मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी। ठीक है। मैस्लो की बुक है ये। थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, द पावर ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो आगे चलते हैं दोस्तों। अब बात कर लेते हैं मनोविश्लेषणवाद की। तो इसमें दो दोस्तों अचेतन पर बात करेंगे। ठीक है दोस्तों। इसका तो 1900 के आसपास ऑस्ट्रिया से फ्राइड के नेतृत्व में मनोविश्लेषणवाद की शुरुआत हुई। जैसा कि दोस्तों हम बात कर चुके हैं कि सिगमंड फ्राइड ने क्या किया था? मनोविश्लेषणवाद की शुरुआत की थी। ठीक है दोस्तों। पॉइंट नंबर 2 की बात कर लेते हैं। मनुष्य की आपराधिक प्रवृत्तियों, अनैतिक काम वासना का कारण अचेतन मन को मानते हुए फ्राइड ने अचेतन के अध्ययन पर जोर दिया। तो अचेतन मन पर किसने बात की? जो वह सिगमंड फ्राइड ने। ठीक है। तो जो भी मनुष्य की आपराधिक प्रवृत्तियां हैं, अनैतिक काम वासना का कारण अचेतन मन को माना किन्होंने? अब इन्होंने, सिगमंड फ्राइड ने। ठीक है दोस्तों।
बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 3 की। फ्राइड ने मानव मस्तिष्क की तुलना बर्फ के विशाल तैरते हुए टुकड़े से की, जिसका पानी के बाहर तैरता हुआ भाग 10% चेतन है, जबकि डूबा हुआ 90% भाग अचेतन मन है। तो ये बात किसने की? सिग्मंड फ्राइड ने क्या माना? मानव मस्तिष्क की तुलना एक बर्फ के टुकड़े से की है, जिसका 10% भाग जो दिखता है वो चेतन है, और जो 90% भाग जो डूबा रहता है वो अचेतन है। ठीक है, उसी तरीके से मानव मस्तिष्क का 10% भाग जो हमें दिखाई देता है वो चेतन है, और 90% की जो अचेतन भाग है जो दिखाई नहीं देता। ठीक है, फ्राइड ने निम्नलिखित सिद्धांतों की रचना की है। पहला, फ्राइड ने चेतना के 3 स्वरूप स्तर माने हैं। चेतन कॉन्शियसनेस, वर्तमान में हमारे संज्ञान में मौजूद प्रत्येक जानकारी हमारा चेतन है। ठीक है दोस्तों, तो चेतन क्या है? वर्तमान में हमारे संज्ञान में मौजूद प्रत्येक जानकारी हमारा चेतन है। ठीक है, बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट के, अर्ध चेतन अपचेतन, सब कॉन्शियसनेस। ठीक है, ऐसी जानकारी जो कुछ समय के लिए चेतन से बाहर हो गई लेकिन प्रयास द्वारा चेतन में लाई जा सके, उसे अर्धचेतन कहते हैं। तो दोस्तों, ऐसी जानकारी जो कुछ समय के लिए चली गई हो हमारे चेतन से, लेकिन उसे प्रयास द्वारा वापस ला सकते हैं, तो वो क्या है? अर्धचेतन अपचेतन। ठीक है दोस्तों, तो एग्जाम के दृष्टिकोण से फ्राइड का चेतना का विभाजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोगों को ध्यान रखना है। अचेतन, अनकॉन्शियसनेस, ऐसा अनजाना डर, खतरा या सुरक्षा की भावना जो या जिसका कारण चेतन में कहीं भी मौजूद नहीं है। ठीक है दोस्तों, वो क्या है? अचेतन है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर सेकंड पॉइंट की, स्वप्न विश्लेषण विधि। तो फ्राइड के अनुसार हमारा चेतन हमारे चेतन को प्रकट होने से रोकता है। हमारा चेतन क्या है? चेतन को प्रकट होने से रोकता है, लेकिन मौका तलाशता रहता है और चेतन का ध्यान भटकते ही खुद को स्वप्नों, जुबान फिसलने या नींद में बड़बड़ाने द्वारा प्रकट कर लेता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मौका तलाशते ही अपने आप को प्रकट कर लेता है। ठीक है दोस्तों, कौन? हमारा अचेतन मन जो है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए ऐसी विधि जिसमें किसी व्यक्ति के अचेतन का अध्ययन स्वप्नों के माध्यम से किया जाता है उसे स्वप्न विश्लेषण विधि कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग तो समझ ही गए होंगे, किसी व्यक्ति के अचेतन का अध्ययन स्वप्नों के माध्यम से किया जाता है उसे कहते हैं स्वप्न विश्लेषण विधि। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फ्राइड का विस्मृति का सिद्धांत। फ्राइड के इस सिद्धांत को विस्मृति का दमन या सक्रिय विस्मृति का सिद्धांत कहा जाता है, जिसे फ्राइड ने जर्मन मनोवैज्ञानिक हर्बन एबिंगहास के निष्क्रिय विस्मृति अनाभ्यास के सिद्धांत के खिलाफ दिया था। तो इन्होंने सिगमंड फ्राइड ने क्या दिया था? जर्मन मनोवैज्ञानिक हर्मन एबिंगहास के निष्क्रिय विस्मृति के ओब्लिक अनाभ्यास के सिद्धांत के खिलाफ दिया था। ठीक है दोस्तों, तो फ्राइड के सिद्धांत के अनुसार हम जानबूझकर सक्रिय अपनी दुखद एवं पीड़ादायक यादों को बलपूर्वक दमन अपनी स्मृति से अलग करके भुला देते हैं। जो भी हमारी अनावश्यक यादें हैं उनको जानबूझकर अपनी जो भी पीड़ादायक यादें हैं उनको बलपूर्वक हम अपनी स्मृति से मिटा देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कौन बता रहे हैं? सिग्मंड फ्राइड ये बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। और बाकी और थोड़ा सा दोस्तों, और मैं आप लोगों को कुछ और दिखाना हूँ जो आपको थोड़ा सा एग्जाम के दृष्टिकोण से आज हमने जो बात की है वो क्या क्या बात की है इस पर थोड़ा सा और मोटा मोटा आ जाते हैं। जैसे कि हमने बात की है बाल विकास एवं शिक्षा, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान और डेवलपमेंट। तो जैसा कि मैंने बात किया साइकोलॉजी मनोविज्ञान 16वीं सेंचुरी में साइकी प्लस लोगोस से मिलकर बना है, जिसमें साइकी का अर्थ है आत्मा और लोगोस का अर्थ है अध्ययन। तो आत्मा का अध्ययन क्या है? मनोविज्ञान है। तो 16वीं शताब्दी 16वीं सेंचुरी में क्या था ये? इसको मनोविज्ञान के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया। 16वीं सेंचुरी में सॉल आत्मा का अध्ययन, इसे किसने माना? अरस्तु ने। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं 17वीं सेंचुरी की। तो 17वीं सेंचुरी में क्या था? ये माइंड, मन का अध्ययन था, और इसकी बात कौन करते हैं? पाम्पोनाजी। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं 19वीं सेंचुरी में, इसे कॉन्शियस चेतना का मनोविज्ञान माना, जिसकी बात की विलियम वुंट ने। ठीक है दोस्तों, 20वीं सेंचुरी की बात कर लेते हैं। तो इसमें दोस्तों व्यवहार को ही क्या है? जेबी वाटसन ने माना। ठीक है दोस्तों, मनोविज्ञान को व्यवहार के रूप में माना। तो आज भी मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। ठीक है दोस्तों, और 17वीं शताब्दी में जॉन लॉक जो एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने बच्चे के मन को तबला और आशा कहा। तबला और आशा का मतलब क्या होता है दोस्तों? ब्लैंक स्लेट।
ब्लैंक स्लेट कोरा कागज। ठीक है, तो 17वीं शताब्दी में जॉन लॉक जो एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने बच्चे के मन को तबला और आशा कहा, ब्लैंक स्लेट कहा, जिसका अर्थ होता है कोरा कागज। ठीक है दोस्तों, ये मोटा मोटा जो आज हमने बात की है उस पर बात करिए। एक और थोड़ा सा व्यू मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। मनोविज्ञान की विचारधाराएं, जैसा कि आप लोग तो देख रहे होंगे। तो हमने स्ट्रक्चरिस्ट की बात की है दोस्तों, विलियम वुंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। संरचनावादी स्ट्रक्चर में विलियम वुंट, ठीक है, साइंटिफिक साइकोलॉजी के जनक है। मस्तिष्क, चेतना, संवेदना और प्रत्यक्ष के घटकों एवं संरचनाओं का प्रतिपादक किया। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं प्रकार्यवादी फंक्शनलिस्ट की। तो विलियम जेम्स अमेरिकी साइकोलॉजी के जनक है ये, और विलियम किलपैट्रिक एवं जॉन डेवी, ठीक है, औचित्यवादी और प्रयोजनवादी। एडवर्ड थॉर्नडाइक, ठीक है, और आरबी केटल, तंत्रिका तत्व के प्रकार्य एवं मानव मानसिक व्यवहारों के अध्ययन पर जोर। तो आपको विलियम जेम्स, किलपैट्रिक और एडवर्ड थॉर्नडाइक, दो तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम के दृष्टिकोण से कि प्रकार्यवादी में कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट आ जाते हैं, विलियम किलपैट्रिक और जॉन डेवी और एडवर्ड थॉर्नडाइक। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये आपको एग्जाम सॉल्व करने में बहुत मदद करने वाला है। आपको ये पता होगा कि कौन सा साइकोलॉजिस्ट किस व्यवहारवादी है, मनोविश्लेषणवादी है, जर्मन है या संरचनावादी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं व्यवहारवादी। तो जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे बिहेवियरिस्ट में कौन कौन से मनोवैज्ञानिक आते हैं, इवान पावलव, जेबी वाटसन, जीन पियाजे, टॉलमैन, कॉग्निटिव साइकोलॉजी के जनक है बीएफ स्किनर, जीएस हुल, बंडूरा और आर गेगने। ठीक है, तो दोस्तों इवान पावलव बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जेबी वाटसन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जीन पियाजे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉलमैन और पीएफ स्किनर और बंडूरा। ठीक है दोस्तों, इतना तो आप लोगों को ध्यान रखना है। ये 4-5 जो नाम है ये व्यवहारवादी अप्रोच के हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मनोविश्लेषणात्मक, ठीक है, साइको एनालिटिक, ठीक है, सिगमंड फ्राइड की, जो हम बात कर चुके हैं। ठीक है, सिगमंड फ्राइड मनोवैज्ञानिक विचार के जनक, कार्ल जंग, अल्फ्रेड एडलर। ठीक है, तो सिगमंड फ्राइड क्या है दोस्तों, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मनोविश्लेषणवादी है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। जर्मन गेस्टाल्ट, होलिस्टिक अप्रोच, चीज़ों को समग्रता में देखना, मैक्स बर्दीमियर, ठीक है, के कोफ्का, के कोहलर और कर्ट लेविन। ठीक है दोस्तों, तो ये जो तीन आप देख रहे होंगे दोस्तों, चारों इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन तीनों को याद करने की शॉर्ट ट्रिक है 3K। ठीक है, कोफ्का, ठीक है, कोफ्का, कोहलर और कर्ट लेविन। ठीक है, 3K से आप लोग याद कर सकते हैं। होल इज डिफरेंट फ्रॉम सम ऑफ इट्स पार्ट बेस्ड ऑन इनसाइट्स। ठीक है, अंतर्दृष्टि। तो दोस्तों ध्यान रखना है आप लोगों को। बात कर लेते हैं मानवतावादी आदू की, ह्यूमनिस्ट मॉडर्न। तो अब्राहम मैस्लो, ट्रांसपर्सन ऑफ साइकोलॉजी के जनक, कार्ल रोजर, जी एल्पोर्ट, पियर ड्रंकर, स्ट्रेस और ह्यूमन वैल्यूज एंड फ्रीडम ऑफ चॉइस। ठीक है दोस्तों, तो मानवतावादी जो अप्रोच में आपको आधुनिक में याद रखने हैं वो अब्राहम मैस्लो रखने हैं। तो दोस्तों, तो ये आप जो देख पा रहे होंगे ये मनोविज्ञान की विचारधाराएं हैं। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इन चीज़ों को देख लोगे कि कौन सा मनोवैज्ञानिक ने किस संरचनावादी है, प्रकार्यवादी है, व्यवहारवादी है, मनोविश्लेषणवादी है, जर्मन गेस्टाल्टवादी है या मानवतावादी है, तो इससे आपको एग्जाम में बहुत ही मदद मिलने वाली होगी। तो दोस्तों आप वीडियो को पसंद करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, भविष्य में आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। तो दोस्तों थैंक यू।